लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ग्राफिकली देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारे पास एक इक्वेशन है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आपको कहा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन ROR, सेकेंड रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2, ये निकालना। आपको ग्राफ दिया है, इसकी वैल्यूज़ गिवन है। इस ग्राफ में जो y एक्सिस है इस पर कंसंट्रेशन लिया हाइड्रोजन की मोल्स पर लीटर में, एंड x पे लिया है टाइम इन सेकेंड में। आपको ग्राफ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, कहा है कि व्हेन टाइम इज़ 2 सेकेंड देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 10, व्हेन टाइम इज़ 4 देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 6। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसके थ्रू आपने निकालना है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसे हम करते हैं कि जो इक्वेशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन लिखा। इक्वेशन क्या थी? N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन हमारी हो जाएगी रेट ऑफ, देखिए रिएक्टेंट के आगे हम माइनस लगा देते तो माइनस डी ऑफ N2/dt इज इक्वल्स टू -1/3 डी ऑफ H2/dt इज इक्वल्स टू 1/2 डी ऑफ NH3/dt। तो यहाँ पर जो आपके ये इक्वेशंस हैं, मतलब इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, आपको कल ही समझाया था कि जब रिएक्टेंट हो गए तो आगे माइनस साइन आएगा और जो कोफिशिएंट आगे है उससे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया रेट लॉ, मतलब रेट किस फॉर्म में लिखा जाता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म में। सेकेंड ये है, हमें ये जो ग्राफ दिया है बेटा, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की चेंज हो रही है विद टाइम, मतलब dH2/dt मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? स्लोप का फॉर्मूला यूज़ किया। स्लोप का फॉर्मूला एक होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। मैथ में आप यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन स्लोप निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो y एक्सिस है उस पर देखिए क्या कहा था, जब टाइम था 2 सेकेंड, कंसंट्रेशन थी 10, टाइम 4, कंसंट्रेशन 6, तो 6 - 10 डिवाइड बाय 4 - 2, ये आ गया आंसर -2 मोल्स पर लीटर। अब ये जो आपकी वैल्यू है स्लोप की, इसका मतलब है ये वैल्यू किसकी है? ये है डी ऑफ H2/dt की वैल्यू, डी ऑफ H2/dt। तो अभी हमने जो रेट यहाँ पे लिखे हुए ROR, ये क्या है? -1/3 डी ऑफ H2/dt। तो ये जो dH2/dt है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -2। हमने क्या किया, देखो यहाँ लिया ROR इज इक्वल्स टू -1/3 डी ऑफ H2/dt, -1/3, इसकी वैल्यू -2 पुट कर दी, -2/3, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 2/3 आ गया। अब आपको क्या मिल गया? रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। तो ROR आपका आ गया। आपसे नेक्स्ट क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 पूछा है। तो ROR की यहाँ वैल्यू पुट कर दें और ये 1/2 डी ऑफ, सॉरी, ये डी ऑफ N2/dt, इसको दोनों को इक्वल कर देंगे। तो डी ऑफ N2/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि इसके आगे कोई कोफिशिएंट है नहीं, इसलिए सेम वैल्यू आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, देखिए ये है, इसमें क्या है? हमें दिया हुआ है 2p + 3q गिव्स आउट r, 2p + 3q गिव्स आउट r, और ये ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Q है y पे मोल पर लीटर, x पे टाइम इन सेकेंड है, और इसका स्लोप दिया हुआ है 45, थीटा एंगल दे रखा है। अच्छा, हम हमेशा जो ये अलाइन होती है इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का यूज़ करते हैं। यहाँ 135 आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिएक्शन ROR एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R निकालना है। सबसे पहला हमेशा क्या करना है? आपने फॉर्मूला लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -12 dP/dt अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इज इक्वल्स टू -1/3 dQ/dt इज इक्वल्स टू dR/dt। तो इक्वेशन के हिसाब से ये हो गया आपके रेट ऑफ रिएक्शंस। अब dQ/dt, dQ/dt क्या है? स्लोप है, और स्लोप किसके इक्वल होता है? tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? 135 है। थीटा की वैल्यू 135 पुट कर दिया तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1, मतलब स्लोप आ गया -1, या आप कह सकते हैं dQ/dt की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। अब dQ/dt की वैल्यू -1 आ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -1/3 dQ/dt है, इसकी वैल्यू -1 अभी निकाली, पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस तो ये क्या आ गया? 1/3 मोल लीटर पर सेकेंड पर क्या आ गया?
ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको दोबारा लाके कहाँ पुट करेंगे, अब आपके पास क्या आ गया, ROR आ गया, आपको निकालना क्या है, dR/dt, दोनों इक्वल हैं तो इसलिए सेम आंसर आ जाएगा, ROR इज इक्वल टू dR/dt, ROR की वैल्यू 1/3, dR/dt क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो उसकी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। बच्चों आपके माइंड में क्लियर ये होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें फैक्टर्स पता लगाने हैं जो इस रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं रेट को। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि कुछ रिएक्शन बड़ी फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो पहला जो फैक्टर है ऑन विच फर्स्ट फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उसका नेचर क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब इसमें कई तरह के अलग अलग फैक्टर्स फिर आगे लिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है आयोनिक रिएक्टेंट। अगर आपके रिएक्टेंट आयोनिक हैं, मैंने कल भी आपको कहा था कि आयोनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं और आयंस जो है वो अनस्टेबल चीज़ होती है, वो तुरंत किसी स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहती है। तो इस केस में अगर आयोनिक रिएक्टेंट है, देखिए हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पहला क्या आ गया, अगर आयोनिक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वेरी हाई होगी। ऐसे ही अगर आपका रिएक्टेंट कोवलेंट है, अब कोवलेंट है मतलब वहाँ पर बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होंगे, जैसे N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, H2 H सिंगल बॉन्ड H, तो इनके ये पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगी, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में भी अगर आयोनिक है तो फास्ट हो रही है, कोवलेंट है तो स्लो हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस रिएक्टेंट हैं तो उस केस में रिएक्शन हमेशा फास्ट होगी और हेट्रोजीनियस में स्लो। अब ये होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, जैसे रिएक्शन में आपके दो रिएक्टेंट हैं, दोनों का फेस सेम है, गैसेस फेस में, तो उसे होमोजीनियस कहेंगे। होता क्या है कि अगर सेम रिएक्टेंट हैं तो ईजिली डिसॉल्व आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और इसलिए होमोजीनियस रिएक्टेंट फास्ट होती है और हेट्रोजीनियस रिएक्शन हमेशा स्लो होती है। ये आ गया थर्ड फैक्टर। उसके बाद फोर्थ चीज़ जो है वो है बेटा rate of reaction directly proportional to stability of the product. Rate of reaction directly proportional to stability of the product. अब ये stability of the product क्या चीज़ है, देखिए stability of the product या फिर 1/, स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए आप यहाँ एग्जांपल ले बात करते हैं, हमारे पास ये है एक एसिटिक एसिड और ये है फॉर्मिक एसिड, दोनों की रिएक्शन कराई, एसिटिक एसिड ब्रेक हो गया एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। अब इन केस ऑफ एसिटेट आयन यहाँ पर CH3 के साथ C अटैच है और CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट आपका क्या है, अनस्टेबल है। जबकि इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कोई ऐसा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये स्टेबल है भाई, जितना चार्ज होगा उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्ट होगा। ठीक है ना बेटे। तो अब हमारे पास अगर हम मान लो इसको ROR1 ROR2 दे लें तो ROR सेकेंड जो है वो फास्ट होगी,
एज कम्पेयर टू ROR सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है, तो कोई भी चीज़ अनस्टेबल जल्दी से स्टेबल होना चाहिए, इसलिए सेकेंड वाली जो रिएक्शन आपकी फॉर्मिक एसिड की है वो फास्ट होगी एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, जिसमें जो चीज़ बन रही है वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल क्यों बनना चाहेगा? स्टेबल में रहना चाहेगा ना बेटे। तो इस तरह से स्टेबल अनस्टेबल जो है उसका हम केस स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका पहला फैक्टर था। क्या फैक्टर था? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। इसमें 4 चीज़ें आपको पढ़नी है: आयोनिक रिएक्शन, कोवलेंट रिएक्शन, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो है ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड इज फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब देखिए, रिएक्टेंट जो है, जैसे भी हम थोड़ी पहले बात कर रहे थे, रिएक्टेंट हमारे गैस में भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट हमारे सॉलिड में हो सकते हैं, रिएक्टेंट हमारे लिक्विड में हो सकते हैं। जब गैस रिएक्ट होती है, देखिए गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं, और वीक फोर्स होने की वजह से ये ईजिली आपस में मिक्स हो जाती हैं, और जब ईजिली मिक्स होंगी तो रिएक्ट भी फास्ट होगी। जबकि इन केस ऑफ लिक्विड बात करें तो अट्रैक्शन स्ट्रांग है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सॉलिड आपस में मिक्स ही नहीं होगा जल्दी। तो इस तरह से अगर फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो गैसियस रिएक्शन सबसे फास्ट, उसके बाद लिक्विड रिएक्शन एंड लीस्ट स्पीडी मतलब किसकी होगी? सॉलिड की होगी। तो इस तरह से अगर गैसियस की बात की जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड। देन थर्ड इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। बच्चों सरफेस एरिया ये स्पेशली अप्लाई होता है इन केस ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड वाले केस में। कैसे बताता हूँ, देखिए सरफेस एरिया कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है वो है 1 कप चाय है, गर्म चाय। सेम अमाउंट ऑफ चाय अगर सॉसर में डाल दिया, प्लेट में रख दी जाए, ठंडी ज़्यादा जल्दी कौन सी होगी? ऑब्वियसली कौन सी होगी? प्लेट वाली होगी। क्यों प्लेट वाली होगी? क्योंकि प्लेट जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ ज़्यादा होगी, और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। जबकि अगर हम बात करें सॉलिड की, मैंने आपसे जैसे कहा था कि सॉलिड में एप्लीकेबल ज़्यादा होता है। जैसे मान लो हमारे पास आपने चीनी को घोलना है पानी, अगर चीनी जो उसके छोटे से पीस होते हैं उस तरह की है, उसको घोलने में टाइम लगेगा, और उसको अगर पीस के बारीक पाउडर बना के उसको डिज़ोल्व किया जाए, जल्दी इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है ना? होता क्या है? होता ये है कि जब कोई बड़ा पीस होता है तो उसमें जो सरफेस एरिया है एक्सपोज टू द लिक्विड वो ही रिएक्ट करेगा। जब आपने उसको पीस में काट दिया तो जो अंदर पैक एरिया था वो भी एक्सपोज हो गया, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो सरफेस एरिया जो है ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है बेटा वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट फैक्टर इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, जैसे बहुत सारी रिएक्शन सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं। जैसे हमने +1 में एक रिएक्शन की थी क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, और वो थी बेटा CH4 + Cl2 गिव्स आउट CH3Cl + HCl। ये लाइट में ही प्रेजेंस है, सिर्फ लाइट में ही होती है। या जनरल एग्जांपल लें तो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस भी सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है? या फोटोग्राफी, ये भी सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होती है। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो सिर्फ लाइट में ही पॉसिबल हैं। इस तरह की रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और ये रिएक्शन जो है डायरेक्टली, इनका जो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। ये लाइट है तो रिएक्शन होगी, लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब कुल मिला के ये है कि ये लाइट पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जो है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। कैसे अल्टर करते हैं? जैसे ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको मैंने यहाँ दिया है, हमारे पास यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है और फॉर्म कर रही है SO3 इन प्रेजेंस ऑफ NO। अब यहाँ पर जो ये NO है एक्चुअल में बच्चों ये एक्सपेरिमेंट है, इसका यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में, हेबर प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। आप इसी साल पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO है। मतलब जो कैटलिस्ट है वो रेट डिसाइड कर रहा है। या एक तरीका और देखिए बेटा, ये ग्राफ है, इसमें इधर एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है।
इसमें ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्शन ने ये पाथ फॉलो किया ऊपर वाला जब कैटलिस्ट नहीं था। जब हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो यही रिएक्शन इस पाथ को फॉलो कर गई, मतलब जो एनर्जी थी वो कम लगी, रिएक्शन फास्ट हो गई। तो इस तरह से कैटलिस्ट जो है एक टर्म होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतनी स्लो होती है, एक्टिवेशन फास्ट होगी रिएक्शन जो है कम होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ये कैटलिस्ट का अगले दो जो फैक्टर्स हैं इनका हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के टॉपिक्स में, इसी चैप्टर में। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के लिए कहा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगी। एक सेंटेंस है इसमें टेम्परेचर को रेट लेकर कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। ऐसा इसलिए होता है, कोलिजन थ्योरी है इस चैप्टर में। कोलिजन थ्योरी का मतलब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं स्पीड से। तो होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। नेक्स्ट फैक्टर, सेवन्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट, जैसे क्या होता है रिएक्शन जो है इनिशियली रिएक्शन फास्ट होती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कम होती जाएगी रिएक्शन स्लो होती जाती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक रिएक्शन शुरू से लेकर आखिर तक सेम स्पीड से हुई। शुरू में स्पीड स्लो होती है, बाद में स्पीड फास्ट हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है बेटे कि शुरू में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल लें हम, तो इस तरह से मान लीजिए आपने देखा होगा एक सैंड वॉच होती है, उसमें ऊपर और नीचे दो वो होते हैं, बीच में उसमें आपस में जुड़ा होता है नली से, और एक साइड सैंड होता है। आप उसको रखते हैं, सैंड उसमें से गिरता है, नीचे आता है, तो इनिशियली फास्ट आता है, फिर स्लो हो जाता है। क्यों? पहले ज़्यादा था, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, रेट फास्ट था। जब कंसंट्रेशन कम हो गई तो रेट स्लो हो गया, इसलिए उस केस में रेट भी मतलब वो स्लो जाता है। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल दिए जा सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इस पर भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, या रेट अलग अलग कैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। वो चीज़ हमने यहाँ पे उल्टा स्टडी की, ये चीज़ें क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेट लॉ। देखिए रेट लॉ जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर होंगी कि ये कैसे हम निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या इसका यूज़ है। रेट लॉ है, एक एक्सपेरिमेंट किया एक रिएक्शन पर। रिएक्शन है 2A + B गिव्स आउट प्रोडक्ट। क्या रिएक्शन है? 2A + B गिव्स आउट प्रोडक्ट। हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ A डबल की, B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा। तो ये ऑब्जर्वेशन आई कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल। यहाँ मैं ये अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, ये डबल की किसी रिएक्शन में 4 गुना हो जाती है, किसी में हाफ हो जाती है, अलग अलग हो सकती है। बट यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमने कंसंट्रेशन A डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, मतलब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A है। सीधी सी बात है, दोनों डबल हो रहे थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A है। ऐसे ही फिर उसके बाद क्या किया, बाद में हमने B को डबल किया, A को रोक दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ी? 4 टाइम्स। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का स्क्वायर आएगा, तभी तो यहाँ डबल करने पर ये डबल 4 टाइम बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों एक ही रिएक्शन के हैं, अगर इनको हम क्लब करके कंप्लीट रिएक्शन के लिखें तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए हम यहाँ कांस्टेंट लेते हैं, तो हम लिखते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K A B का स्क्वायर। इसे कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन।
डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। इसे कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप रेट लॉ निकाल सकते हैं कि रेट लॉ क्या है। अब देखिए रेट लॉ जो है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक लॉ हमने ऐसा ही लॉ +1 में पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि rate of a chemical reaction directly proportional to the product of concentration of the reactant raised to the power their stoichiometric coefficient। मतलब कहने का ये है, अगर वही सेम रिएक्शन 2A + B गिव्स आउट प्रोडक्ट, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2 एंड B। क्यों आया पावर 2? क्योंकि इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो रेट इज इक्वल्स टू हो गया KA²B। ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। बट ये जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमने पावर में रखा, या ये लॉ जो आपका है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सिर्फ कुछ रिएक्शन के लिए वैलिड है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। ये बहुत ही कम रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता। कौन सा? लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने इस चैप्टर में पढ़ना है रेट लॉ, जो हम पहले पढ़े थे। ये मैंने आपको बोला, एक्चुअली ये हम +1 में पढ़ चुके हैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में फ़र्क है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो कोफिशिएंट है वही पावर में ले आओ, जबकि लॉ ऑफ रेट लॉ कहता है कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, उसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या होगा। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। देखिए हमने माना कि भाई जैसे हम वहाँ 2 ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है x y, कि रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻x। ठीक है, वो 2 टाइम है, 3 है, 4 है, हमने नहीं पता, एक्सपेरिमेंट से x निकालेंगे। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻x है, ऐसी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B⁻y। तो कंप्लीट क्या बन गया? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻x B⁻y। या आप इसको लिख सकते हो R = K A⁻x B⁻y। ये आपका बन गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये आपको याद रखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A कहलाता है। x को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। और B पे y है तो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। और इन दोनों का सम जो है, इसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। x + y = n होता है। x + y = n होता है। यहाँ n जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का। और k जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट।